नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का एस्टेट प्लानिंग से जुड़ा खास शो तब क्या होगा। जब हम विरासत की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने पार्टनर यानी कि जीवन साथी पति पत्नी की सुरक्षा पर ध्यान कम दिया जाता है। यही सबसे बड़ी चूक है। सोचिए, अगर साथी का फ्यूचर भविष्य अनसेफ रह गया तो परिवार का क्या होगा। आज तब क्या होगा में चर्चा करेंगे। पति पत्नी मिलकर एस्टेट प्लानिंग क्यों और कैसे करें, और ये कैसे बन सकती है परिवार की सेफ्टी की गारंटी। तो आज शो में किस किस टॉपिक पर चर्चा होगी ये आपको बता देते हैं। देखिए ऑन द शो क्या क्या है ये सबसे पहले आप जान लीजिए। पति पत्नी की संयुक्त एस्टेट प्लानिंग आज आप जानेंगे कैसे होगी। जॉइंट एस्टेट प्लानिंग किस तरीके से पति और पत्नी कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी की विरासत सुरक्षा का महत्व, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी विरासत सुरक्षा की इंपॉर्टेंस आज आपको पता लगेगी। एस्टेट प्लानिंग में आम गलतियां लोग क्या करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, कानूनी उलझनों से बचने की जो है रणनीति कैसे आप अपना सकते हैं। साथ ही क्या आप जानेंगे बच्चों और जीवन साथी में कैसे बनाएं संतुलन। ऐसा ना हो कि बच्चों की तरफ आपका ज्यादा रुझान हो, उन्हें ही आप सब सौंप दें। संपत्ति विवाद से कैसे होगा बचाव, कैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से आप बच सकते हैं। पहले से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेकर आप अपनी सेफ्टी, अपना फ्यूचर खुद से सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में एक कारोबारी परिवार में पति की अचानक मौत के बाद पत्नी को संपत्ति के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। वजह, पति ने एस्टेट प्लानिंग अधूरी छोड़ी थी। क्या ये हालात सही प्लानिंग से टल सकते थे? चलिए आपको एक कहानी दिखाते हैं। सूरत का एक नामी कारोबारी परिवार, पति की अचानक मौत हो गई। उन्होंने वसीयत बनाई थी, लेकिन पत्नी का हिस्सा स्पष्ट नहीं था। बच्चों ने दावा किया और पत्नी को अपने ही हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कानूनी प्रक्रिया लंबी और थकाऊ रही। ये केस बताता है कि एस्टेट प्लानिंग अधूरी छोड़ देने से परिवार टूट सकता है और साथी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगर पति पत्नी मिलकर एस्टेट प्लानिंग करें तो विवादों से बचा जा सकता है और परिवार को आर्थिक स्थिरता दी जा सकती है। जिस तरीके से सूरत के परिवार के साथ हुआ, कहीं ऐसा आपके परिवार के साथ ना हो, इसीलिए जरूर देखिए तब क्या होगा का आज का ये एपिसोड। शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक जैन, फाउंडर डायरेक्टर नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस। डॉक्टर जैन एस्टेट प्लानिंग और इनहेरिटेंस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने हजारों परिवारों को विरासत की सही प्लानिंग कराकर सुरक्षित फ्यूचर दिया है, सिक्योर भविष्य उन्हें दिया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। सर सबसे पहला सवाल यही है मेरी तरफ से, अक्सर लोग सोचते हैं कि एस्टेट प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, यानी कि संपत्ति तो बस अमीर लोगों को मैनेज करनी होती है। क्या ये सच है या कि मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी उतनी ही जरूरी है एस्टेट प्लानिंग जितनी रिच क्लास लोगों के लिए है? तो ये एक मिथक ही है कि ये खाली अमीर लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए एस्टेट प्लानिंग एक लग्जरी हो सकती है, पर मध्यम वर्गीय परिवार और न्यूनतम जो इनकम के परिवार है उनके लिए ये एक नेसेसिटी है, जरूरत है। एक अमीर आदमी डिले बर्दाश्त कर सकता है संपत्ति पाने में, राइट, केस लड़ने के पैसे होते हैं उनके पास। एक मध्यम वर्गीय परिवार के इनकम के जो सोर्सेज हैं वो तो बहुत सीमित है। अगर उनमें ही कोई कानूनी अड़चन आ जाए तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि सपोज मेरी वेल्थ 50 लाख रुपए की है और आपकी वेल्थ 5 करोड़ रुपए की है। मेरे बच्चों के लिए मेरे 50 लाख उतने ही जरूरी हैं जितने आपके बच्चों के आपके लिए आपके 5 करोड़। पर एक फर्क है, अगर आपकी 50% वेल्थ उनके पास पहुंची, उनका अभी भी गुजारा चल जाए। मेरी अगर वेल्थ 50% रह गई तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ये ओनली रिच पीपल के लिए है, ये हर एक की जरूरत है। इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में इसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क पे। तो ये जरूरत तो सबकी है। ये ज़रूरत सबके एस्टेट प्लानिंग। ये मत सोचिए कि सिर्फ अमीर परिवार करते हैं, उनके पास संपत्ति ज़्यादा होती है। हर किसी को, हर क्लास के इंसान को ये करके चलना चाहिए। सर जब इनहेरिटेंस विरासत की प्लानिंग की बात आती है तो कई कपल अपने बच्चों या बाकी जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके संपत्ति देने पर फोकस करते हैं, लेकिन जब किसी एक जीवन साथी की मौत हो जाती है, लाइफ पार्टनर की मौत हो जाती है,
दुर्भाग्यवश। तो जीवित पति या पत्नी जो होते हैं उनका क्या होता है, इस बारे में ज़्यादा ये लोग नहीं सोचते हैं। हेरिटेज प्लानिंग में पत्नी की जो विरासत की सुरक्षा है सर, उसको किस तरीके से इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है किसी के लिए भी? तो मैं इसे खाली पत्नी तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं कहूँगा कपल में जो सर्वाइविंग पार्टनर है उसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बाद आपकी वेल्थ किसको जानी चाहिए, तो ज्यादातर लोग मुझसे कहेंगे ये हमारे बच्चों को जानी चाहिए, या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को जानी चाहिए। पर आपका जो साथी है, आपका जो पार्टनर है, उसकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कपल में से एक व्यक्ति काम कर रहा होता है, ज्यादातर हस्बैंड काम कर रहा होता है और मे बी वाइफ डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं करके जाओगे तो वो बच्चों के ऊपर आर्थिक रूप से अधीन हो जाएंगे और वो उनकी फाइनेंशियल डिग्निटी को चोट पहुंचाता है। और जरूरी नहीं है कि बच्चे उनकी उतनी ही आर्थिक मदद करें जिस तरीके से आप उनकी आर्थिक ध्यान रखते हो। तो बहुत जरूरी है एज अ कपल आप सर्वाइविंग पार्टनर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करें अपने बाद। और एक और चीज मैं कहता हूँ, सपोज आपके 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है। अब आप एक तरीका क्या है बांटने का कि आप 1/3 तीनों को दे देते हैं, एक हिस्सा वाइफ का, एक हिस्सा आपके एक बच्चे का, एक हिस्सा एक बच्चे का। ये एक तरीका है देने का। एक तरीका क्या है कि मैं सब कुछ अपनी वाइफ को दे देता हूँ और वाइफ के बाद बच्चों को मतलब देने की मैं कोशिश करता हूँ कि उनके बाद उन पे चली जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है, एक बार आपने अपनी वाइफ को सारी अपने एसेट्स दे दिए, संपत्ति दे दी विल से, अब वाइफ की विल पे डिपेंड करेगा किसको क्या मिलेगा। ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि बच्चों को लगेगा कि हम इनकी सेवा करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे तो ये हमें पैसे दे के जाएंगे। और एक इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके स्पाउस ने रीमैरी कर लिया और उनके कुछ सेट ऑफ चिल्ड्रन हो गए जो आपके बच्चे नहीं है, अब ये संपत्ति उन पे भी जा सकती। ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी विल में अपने स्पाउस को लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब तक ये जीवित है ये मेरी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, पर इनके बाद जो बचेगा वो मेरे बच्चों में बटेगा केवल, और किसी और व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ये एक चीज होगी। मैं आपको एक और तरीका देता हूं। आपके 2 बच्चे, एक वाइफ है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 3 पार्ट्स ऑफ योर वेल्थ, मेक 4 पार्ट्स, 4 हिस्से में बांटिए। एक हिस्सा तीनों को दे दीजिए और चौथा हिस्सा सर्वाइविंग स्पाउस के मर्जी पे छोड़ दीजिए कि वो किसको भी देना चाहे, किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा देना चाहे वो दे सकते। और जनरली ये आपका जो सर्वाइविंग स्पाउस है ये उन्हीं को देगा जो उनकी केयर करता है, राइट। हमें भी लगता है कि लोग पैसों के लिए केयर नहीं करते, बच्चे पैसों का वो नहीं करते, पर पैसों की वजह से केयर लोगों को मिलती है, राइट। तो आपको इंश्योर करना है आप उनको पावर देके जाएं देने की, जिससे कि लोग उनका ख्याल रखें उस पैसे के लिए जो आप उनको देके गए। बिल्कुल सर इनफैक्ट ये सवाल था ऑलरेडी मेरे मन में कि कई बार होता है, कई कपल मानते हैं कि उनकी संपत्ति अपने आप जो है रिमेनिंग पार्टनर जो है, जो जीवित है, उनको मिल जाएगी। क्या लोगों की ये धारणा सही है? क्या ऐसा होता है, फिर इसमें किसी तरीके का रिस्क है? तो इंडिया में अगर आपकी डेथ बिना विल बनाए हो जाए तो आपकी संपत्ति सक्सेशन लॉज के अनुसार बढ़ती है। और ये सक्सेशन लॉज इस बात पे डिपेंड करते हैं आपका रिलीजन क्या। अगर आप हिंदू हैं तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार बटेंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो ये मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगी, जो बेसिकली शरीयत में से लिया गया। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार बटेगी। और बाई चांस आप गोवा में रहते हैं तो ये किसी इंडियन एक्ट के हिसाब से नहीं बटेगी, ये पोर्चुगीज फैमिली एक्ट जिसको हमने कोडिफाई किया है गोवन सिविल कोड में, उसके अनुसार बटेगी। अब इनमें से जितने रिलीजन हैं और जितने रिलीजन के ऊपर ये एक्ट बने हैं, किसी भी एक्ट में सर्वाइविंग स्पाउस सोल बेनिफिशियरी नहीं है। मतलब इनमें से किसी भी एक्ट में जो बचा हुआ है दोनों में से, पति या पत्नी में से, उसको सारी संपत्ति नहीं मिलती अगर विल नहीं है। अगर आप एक हिंदू हैं
बस आप एक हिंदू पुरुष हैं, तो आपके लीगल हेयर कौन है? आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके सारे बच्चे, इनमें बराबर बांट दी जाएगी। तो आपकी एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, तो 1/4 मिलेगा वाइफ। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम्स में अगर बच्चे हैं तो वाइफ को 1/8 वेल्थ मिलती है, 1/8वां हिस्सा मिलता है, और बच्चे नहीं है तो 1/4 मिलता है। क्रिश्चियंस में हस्बैंड या वाइफ दोनों का एक से हिस्सा होता है, और वो है 1/3, और बाकी 2/3 बच्चों को मिल जाता है। तो आपने देखा किसी भी रिलीजन में, इंडिया में जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसको सारी संपत्ति नहीं जाती अगर विल ना बना हो तो। हाँ, अगर आप विल बना के उनको राइट देते तो उनको सारी संपत्ति जा सकती है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। मुस्लिम्स में विल भी 1/3 से ऊपर की नहीं बना सकते आप, अच्छा, बाकी इसमें बना सकते हैं। ठीक है सर। तो मतलब ये बात तो क्लियर होती है कि आप जब तक जिंदा हैं तभी आपको अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी है। अपनी विल में लिख कर जाइए कि आपके बाद आपकी संपत्ति किसे और कितनी मिलनी चाहिए। सर, इस हिसाब से अगर किसी कपल के कोई बच्चा नहीं है, उनके लिए जो जीवित पति या पत्नी है उसकी विरासत की सुरक्षा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर, एस्टेट प्लानिंग में किस तरीके की मेजर चैलेंजेस का लोगों को सामना करना पड़ता है? आप चाइल्डलेस कपल्स की बात कर रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं है, जी। ठीक? अब जिनके बच्चे नहीं है उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे उनकी डेथ की नहीं है, मुझे सबसे बड़ा इशू है जब इन दोनों में से एक की डेथ हो जाएगी तो सर्वाइवर का क्या होगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, अगर इन दोनों में से कोई इनकैपेसिटेड हो जाता है, शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, या दोनों असमर्थ हो जाते हैं, एक की डेथ हो जाती है, दूसरा शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति में संपत्ति को कंट्रोल कौन करे? वो ज्यादा बड़े चैलेंज है, और उसके लिए आपको स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप राइट दो सर्वाइविंग स्पाउस को, या जो स्पाउस ठीक है, हेल्दी है, वो संपत्ति को ऑपरेट कर पाए। और दोनों अगर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए तो आप किसी ट्रस्टेड पर्सन को विद टर्म्स एंड कंडीशन ये राइट दो। ज्यादा बड़ा रिस्क इनकैपेसिटेशन है, शारीरिक असमर्थता है इन केस ऑफ चाइल्डलेस कपल। दूसरा रिस्क क्या है कि हम दोनों की डेथ के बाद हमारी वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि आपके बच्चे तो नहीं है, तो समझो नेचुरल प्रोग्रेशन तो नहीं है, नेचुरली तो जाने नहीं वाली। अब आपकी संपत्ति विवाद का कारण बन सकती है आपकी फैमिली के अंदर, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वो विवाद ना छोड़ के जाएं, एक एग्रीमेंट छोड़ के जाएं। और इसमें मैं बार बार कहता हूं, आप प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं जिसमें कि कपल ही सेटलर है जिसने ट्रस्ट बनाई, कपल ही ट्रस्टी है, आप हस्बैंड और वाइफ ही ट्रस्टी हो, और आप दोनों ही बेनिफिशियरी हो। तो मैंने अपनी ट्रस्ट बनाई जिसे मैं चला रहा हूं अब हम दोनों की बेनिफिट के लिए। हम दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो बेनिफिशियरी तो एक रहेगा जो बचा हुआ है। ट्रस्टी मैं अपने साथ एक और व्यक्ति को ऐड कर लूंगा जिसकी ऐड करने की और फायर करने की पावर मेरे पे है, ट्रस्टी की। और उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि हम दोनों की डेथ के बाद जो ट्रस्ट की संपत्ति है वो कैसे बटेगी। इसका दूसरा फायदा क्या है, हम दोनों में से कोई एक या दोनों किसी तरीके से इनकैपेसिटेट हो जाते हैं तो जो अपॉइंटेड ट्रस्टी है वो उन अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकता है और संपत्ति को ऑपरेट कर सकता है, और हमारे रहने खाने का, इलाज का पैसा उस ट्रस्ट के द्वारा हमें दे सकता है। तो हर तरीके से चाइल्डलेस कपल्स के लिए प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट कपल्ड विद अ विल एंड अ स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक डॉक्यूमेंट रह जाता है इसमें जिसको हम कहते हैं लिविंग विल, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। अगर आप एक कोमा में चले गए, पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, राइट, सपोज आप कोमा में चले गए और वेंटिलेटर पे हैं जी। आप 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हैं, ब्रेन डेड हैं, 5% से कम चांस है आपके सर्वाइव करने के, पर डॉक्टर्स आपको आर्टिफिशियली अलाइव रखते हैं। और इसमें रिस्क क्या है? पहला रिस्क है कि आप कितने पेन में, दूसरा रिस्क आपकी वेल्थ स्लोली एक डॉक्टर, नर्सिंग होम, चार्ट अकाउंटेंट, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल को चली जाएगी। क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन। इज्जत की मृत्यु
हर एक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है, और आप अपना ये अधिकार एनफोर्स कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आप एक दस्तावेज बना दो, जिसे कहते हैं लिविंग विल, जिसके अंदर आप वो कंडीशंस लिख सकते हो जब आप पे लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, 5% से कम चांस सर्वाइव करने का है, तो वेंटिलेटर बंद कर दी। ये कानूनी रूप से आप निर्देश दे सकते हो। आज चाइल्डलेस कपल्स को ये लिविंग विल जरूर बनानी चाहिए, जिससे कि उनको बिस्तर में पड़कर सड़ना ना पड़े, वो इज्जत की मृत्यु पा सके। ये सब डॉक्यूमेंट्स एक चाइल्डलेस कपल्स को जरूर बनाने चाहिए। ठीक है सर, मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है काफ़ी सारे कपल्स हैं ऐसे जो बच्चा नहीं पैदा करते हैं और मियाँ बीवी मतलब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, और उसके बाद आगे जाकर उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो ये उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर पहले जब चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि एक स्पाउस की डेथ हो गई, फिर दूसरे स्पाउस ने अगर शादी कर ली तो फिर जो उन दूसरी शादी से बच्चे हैं उनमें भी जो है प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट, मतलब वो भी हकदार हो जाएंगे जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। सर जिन परिवारों में सौतेले बच्चे या फिर पिछली शादी से बच्चे हैं, वहाँ उत्तराधिकारी से जुड़ी जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, उनसे बचने के लिए क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन साथी को जो है फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए पहले से क्या प्लानिंग कर सकता है, इनहेरिटेंस प्लानिंग? मैम सबसे पहले समझते हैं समस्या क्या है। अब आजकल रीमैरिजेस हो रही हैं, राइट? अगर रीमैरिज होती है और आपके पार्टनर के एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, वो आपके स्टेप चिल्ड्रन हो जाते हैं, सौतेले बच्चे हो जाते हैं, जी। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों का क्या अधिकार है मेरी संपत्ति में? हिंदूज में तो कोई अधिकार नहीं, राइट? पर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में अधिकार हैं उन बच्चों के भी, आपके बच्चों जैसे, स्पेशली क्रिश्चियंस में, राइट? दूसरी बात यह है कि अगर आप वेल्थ को देखें, वेल्थ 3 तरीके की होती है कपल के पास। हस्बैंड की वेल्थ, वाइफ की वेल्थ, और जो हमारी कंबाइंड वेल्थ, जो जॉइंट वेल्थ। ऐसे ही बच्चे भी 3 तरीके के हो सकते हैं, हस्बैंड के बच्चे, वाइफ के बच्चे और हमारे बच्चे। अब इन तीनों बच्चों का इन तीनों वेल्थ पे अलग अलग अधिकार है। मेरे बच्चों का मेरी वेल्थ और हमारी वेल्थ पे अधिकार है, वाइफ के बच्चों का वाइफ की वेल्थ और हमारी वेल्थ पे अधिकार है, और हमारे बच्चों का हम सारी इन तीनों वेल्थ पे अधिकार है। तो ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, पर विल से ये सारे अधिकार ओवरकम कर कर आप जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं, राइट? तो ये इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है आप एक विल बनाएं और फैमिली में एग्रीमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति ऐसे बटेगी। ये जो एग्रीमेंट है ये शायद विल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपस में एग्रीमेंट है कि मेरी वेल्थ मेरे बच्चे और हमारे बच्चों को ही जाएगी, आपकी वेल्थ आपके बच्चे और हमारे बच्चों को जाएगी। मतलब मेरी वेल्थ आपके बच्चों को, जो केवल आपसे बच्चे हैं, उनको नहीं जाएगी। ये एग्रीमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले दर्शकों को बता दें कि कैसे वो अपने सवाल, अपने जो भी कंसर्न्स हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तब क्या होगा शो के लिए। देखिए तरीका बहुत आसान है, यूट्यूब के कमेंट में आप लिख सकते हैं आपके जो भी सवाल हैं, जो भी सजेशन हैं। साथ ही देखिए आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है 9354027995। इस पर एस्टेट लिखकर अपना सवाल लिख दीजिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि वो हमें तुरंत मिल जाए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो आगे की हमारी चर्चा है, अगला जो एपिसोड है इस सीरीज़ का, वो उसी टॉपिक पर हो ताकि आपकी सारी उलझनें जो हैं वो दूर हो जाएं। चलिए सर, रेमन ग्रुप के मालिक विजयपति सिंघानिया का मामला काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी दिल दहला देने वाला है। कैसे राजा से रंग कह लें, रिच टू रैक्स कह लें, इस तरीके का एक एग्जाम्पल साफ देखने को मिलता है। सर कई बार माता पिता सब कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं और साथी को जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। ये गलती कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है? मैं प्रॉब्लम देखिए कुछ और है, उन्होंने खाली साथी को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने अपने आप को भी नजरअंदाज कर लिया, इनफैक्ट। जी राइट, वो इतनी बड़ी गलती है। मैं आपसे बाबा पूछता हूँ, वुड यू लाइक टू रिटेन कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी टिल यू आर अलाइव? क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार रहे जब तक आप जीवित रहें? और हम सबको इंश्योर करना चाहिए कि हमारी संपत्ति पे हमारे जीवित रहते तक
हमारा ही अधिकार रहे। राइट, ये अधिकार मत छोड़िए, क्योंकि ये जो आपका अधिकार है आपकी संपत्ति पे, यही आपकी आर्थिक सुरक्षा है। और जो लोग ये अधिकार छोड़ देते हैं, कंट्रोल छोड़ देते हैं, वो इस दुनिया के सिंघानिया बन जाते हैं। राइट, मैं एक बात बार बार कहता हूं अपने शो में, अपने सेशंस में, दुनिया में सबसे प्यार करिए, खूब प्यार करिए, पर किसी से भी अपने से ज्यादा प्यार मत करिए। सबसे ज्यादा प्यार किससे करिए? अपने आप से। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी और की कर भी नहीं सकता। जी। और जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं, आपका उत्तरदायी जितना अपनी सुरक्षा का है, उतना ही अपने पार्टनर की सुरक्षा का। तो आप दोनों को सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। दोनों को आपको इंश्योर करना चाहिए कि मेरे बाद मेरा जो सर्वाइविंग स्पाउस है, जो मेरा पार्टनर है, उसको पूरी आर्थिक सुरक्षा मिल रही है, और हम दोनों के बाद ही संपत्ति हमारे बच्चों के पास जा रही है। क्योंकि बच्चे ज्यादातर आज की डेट में इंडिपेंडेंट है, और अगर वो डिपेंडेंट है तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो उनका ध्यान रख लेगा। तो आप वो अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं अपने स्पाउस से, अपने आप से? तो नेवर एवर लीव कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी व्हाइल यू आर अलाइव। ये तो मैसेज बार बार हमें देना चाहिए। ये बात तो किसी को भी गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। शो के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। दी बोनस पर दर्शकों के सवाल आते हैं, कई सारे, तमाम सवाल हम लेने की कोशिश करते हैं। स्टेट प्लानिंग से जुड़ी हुई जो भी उलझने हैं आपकी, वो दूर होने की पूरी कोशिश करते हैं। पहला सवाल लेते हैं पहले कॉलर का, अनवर इटावा से पूछ रहे हैं, अगर पिता ने बेटे को बेदखल किया हुआ है तो क्या बेटा या उसकी फैमिली प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है? सर, ये मुझे लगता है कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम भी है। काफ़ी केसेस आते हैं इस तरीके के जहाँ पर बेटा अलग हो गया है, परिवार से बेदखल कर दिया है अगर पिता ने, तो फिर क्या उसके बेटे के राइट्स हैं, या फिर उसकी जो आगे फैमिली बनी है उसके क्या राइट्स हैं प्रॉपर्टी पे? नहीं, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेदखल कैसे किया। अगर उसने पेपर में एक निकलवा दिया कि ये मेरा भी बेटा नहीं रहा, राइट, तो वो बेदखल नहीं हुआ। हिंदूज या इंडियंस का बेदखल करने का एक ही तरीका हो सकता है, प्रॉपर्टी से खाली, कि आपने विल में किसी और को संपत्ति दे दी, अपने बेटे को नहीं दी। वो संपत्ति से बेदखल हो जाएगा, पर उसकी अभी भी वल्दियत चेंज नहीं कर सकते, अभी भी बेटा आप ही का रहेगा। तो जो नाम लिखेगा तो फादर्स नेम आप ही का लिखेगा उसमें। पर हाँ, प्रॉपर्टी से आप उसको महरूम कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ विल। अगर आपने विल नहीं बनाई और खाली पेपर में एक इश्तिहार दिया हुआ है कि आज से मेरा बेटा नहीं है, तो उस इश्तिहार की कोई वैल्यू नहीं। तो अगर वो आपका बच्चा है तो उसको क्लास 1 लीगल एयर होने के जो राइट्स हैं हिंदू सेक्शन एक्ट में, वो मिलेंगे। अगर वो मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी अपने अपने राइट हैं बेटे के, वो उसको मिलेंगे। राइट, तो बेदखल करना आसान है अगर आप प्रॉपर तरीके से विल बनाकर उसको कहो कि इसको मेरी संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए, इन लोगों को मिलनी चाहिए। वही तरीका है बेदखल करने का। और एक बार एक बच्चा बेदखल हो गया तो उसका कोई राइट नहीं रहता ऑन प्रॉपर्टी इन हिंदूज। राइट, मुस्लिम्स में तो 2/3 में उसका नाम आ रहा है, तो आप उसको बेदखल कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, एक मेंटेनेंस एक्ट है, इंडियन मेंटेनेंस एंड डिपेंडेंसी है। अगर एक बच्चा आप पे डिपेंडेंट है तो आप उसे विदाउट एसेट्स नहीं छोड़ सकते। राइट, तो मैं मान के चलूं बच्चा माइनर है या वो इस तरीके से, तो वो डिपेंडेंट है, तो आप उसको विदाउट एसेट्स नहीं छोड़ सकते। ये एक और कानून है। ठीक है सर। सर, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज है, सपोज एक स्पाउस मुस्लिम है, एक स्पाउस हिंदू है, फिर इस केस में क्या होगा? नहीं, अब जब इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो मैरिजेस या तो पर्सनल लॉ में होती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में, मुस्लिम मैरिज एक्ट में या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में, पर एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी बना हुआ है जी। इंटर कास्ट मैरिजेस स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर होती है। और जैसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर हुई कोई शादी, उस पे इंडियन सिटीजन एक्ट लगना शुरू हो जाता है, पर्सनल एक्ट नहीं लगता इनहेरिटेंस पे। अच्छा, तो एक हिंदू ने क्रिश्चियन से शादी करी और इस शादी को रजिस्टर कराते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करा दिया। अब वो हिंदू एक्ट नहीं लगेगा उसको, और उस पे कौन सा एक्ट लगेगा? स्पेशल मैरिज एक्ट की वजह से इंडियन सिटीजन एक्ट लग जाएगा। आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं। मेरे पे एक क्लाइंट आए, वो दोनों मुस्लिम्स थे जी, और उनकी एक बेटी थी, सिंगल चाइल्ड। अब मुस्लिम्स में जो शिया सुन्नी मुस्लिम्स है, उसमें एक लॉ है
जो सिंगल चाइल्ड है शी कैन नॉट गेट मोर देन 50% ऑफ वेल्थ। अच्छा। बाकी 50% पेरेंट्स में चला जाएगा, पेरेंट्स के बाद भाई बहन में चला जाएगा। ये उनकी प्रॉब्लम थी। हम्म। तो मेरे पास आया कि कोई तरीका बताइए कि हम ये सारी की सारी वेल्थ अपनी इकलौती बेटी को कैसे दे सकते। हम्म। तो मैंने मुस्लिम जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो पढ़ने शुरू करे। वहां पर मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला, हम्म। और मुझे एक आसान सा आंसर उस लॉ के बाहर मिल गया। मैंने इस कपल से पूछा, क्या आपने अपनी मैरिज रजिस्टर कराई है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अब इसको रजिस्टर करा दीजिए, और जब रजिस्टर कराने जाएं तो इसे स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कर दें। कैसे सर? वो तो दोनों एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एक इंडियन वे ऑफ मैरिंग है, एक पर्सनल वे ऑफ मैरिंग है। अच्छा। इंडियन वे ऑफ मैरिंग तो इंडियन के लिए हमेशा खुला हुआ है ना। हम्म। एक शादी करने का तरीका है रिलीजन के हिसाब से। अब सब लोग जिसका रिलीजन ही ना हो हम्म। वो क्या करेगा? हम्म। इंडियन वे तो है ही ना, वो इंडियन भी तो है। मुस्लिम के साथ एक और चीज भी तो है, इंडियन। हम्म। तो देयर इज अ इंडियन वे ऑफ मैरिज, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। हम्म। तो मैंने इनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराई, और उसके बाद उनकी विल वैलिड हो गई। तो मैंने कहा आप बेटी के नाम विल बनाइए, विल वैलिड है। पर बेटी को ये मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी ये विल वैलिड है। ये मैरिज सर्टिफिकेट इज द बेस व्हाई द विल इज वैलिड। मतलब उसके बाद पूरी संपत्ति जो है वो बेटी को मिल सकती है, क्योंकि विल वैलिड हो गई। नहीं तो मुस्लिम 1/3 से ऊपर की विल नहीं बना सकते, पर इंडियन तो बना सकता है ना, इंडियन सिटीजन एक्ट में। हाँ हाँ हाँ। तो आपका गवर्निंग एक्ट ही चेंज हो गया। आप अभी भी मुस्लिम रहे, आपका धर्म चेंज नहीं हुआ, पर आप पे एक्ट जो लगने लगा वो इंडियन सिटीजन एक्ट लगने लगा, उस वजह से आपकी विल वैलिड हो। और क्या सर इस बिल को कोई और फैमिली से चैलेंज कर सकता है? नहीं, चैलेंज जरूर कर सकते हैं, पर चैलेंज करने के बाद जब वो इंडियन सिटीजन एक्ट लगेगा तो वो चैलेंज कोर्ट मानेगा नहीं। कोर्ट कहेगा नहीं, इन पे इंडियन सिटीजन एक्ट लग रहा है इसलिए ये विल वैलिड। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेश चौहान सहारनपुर से इन्होंने सवाल भेजा है, कह रहे हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे चिंता है कि अगर मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तो मेरे बच्चे मेरी संपत्ति का मिसयूज कर सकते हैं। मैं अब क्या कदम उठा सकता हूं ताकि ये श्योर हो सके कि मेरी संपत्ति का यूज केवल मेरी देखभाल के लिए ही किया जाए? सर इसके लिए इन्हें प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, जो एक लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट होगा, जिसमें ये निर्देश देंगे कि मेरी इस पैसे को ट्रस्ट का इस जगह इस्तेमाल करा जा सकता। इस ट्रस्ट के सेटलर ये होंगे, ट्रस्टी ये, और इनका एक बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे को ऐड कर सकते हैं। बेनिफिशियरी खाली यही होंगे। तो इस संपत्ति का इस्तेमाल खाली इनके लिए करा जा सकता है, और कैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज पे कितने पैसे खर्च करने हैं, कितना मैक्सिमम अलाउड है, अगर पैसा नहीं होगा तो क्या चीज बेच के पैसा आएगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये इस ट्रस्ट में बना सकते हैं। इन कैपेसिटेशन के दौरान जो भी ट्रस्टी उस टाइम कैपेबल होगा वो इस संपत्ति को ऑपरेट कर सकता है इस रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, और इनकी देखभाल कर सकता है। इनके बाद संपत्ति का क्या होगा, ये निर्देश भी वो इस ट्रस्ट में देके जा सकते हैं कि मेरे बाद इसको ऐसे से डिवाइड कर। ठीक है सर, ये काफ़ी यूज़फुल मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन है। सर आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ मतलब बच्चे होते हैं इस तरीके के जो जिंदा माँ बाप पर भी संपत्ति को अपने नाम करने के लिए काफ़ी प्रेशर बनाते हैं, बहुत प्रेशराइज करते हैं, दबाव बनाते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स भी होते हैं इस चक्कर में। सर कपल इस हालात में जो है कैसे अपने आप का बचाव करे, या फिर पहले से कैसे श्योर करे कि ये हालात क्रिएट नहीं हो? पहली बात तो आप इसकी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट में, राइट, जो बहुत सारे माँ बाप नहीं करेंगे कि बच्चे तो उन्हीं के जी। दूसरा, आप बच्चे को बिल्कुल क्लियरली बोले कि ये संपत्ति हमारे जीवित रहने तक हमारी है, उसके बाद आपको देके जाएंगे, राइट, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना। तीसरा जो मुझे इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि जब एक कपल में से एक की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो किसी बच्चे पे फिजिकली, मेंटली या इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, और ये बच्चा फोर्स करना शुरू कर देता है कि आप अपनी विल को चेंज करिए, मेरे फेवर में विल बनाइए, मेरे को सारी संपत्ति अभी दे दीजिए। ऐसी स्थिति में एक जॉइंट विल बहुत काम की होती है, क्योंकि अगर कपल की एक जॉइंट विल है उसकी एक खूबी होती है, एक लॉ में उसका एक प्रोविजन है, और प्रोविजन ये है जब तक ये दोनों जीवित हैं ये विल कितनी बार भी चेंज हो सकती है। पर अगर इन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए, हस्बैंड और वाइफ की,
तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है, बचा हुआ स्पाउस है, उस पर पावर ही नहीं होती विल चेंज करने की। अगर आपने ये जॉइंट विल बना रखी है तो आपके सर्वाइविंग स्पाउस को कोई प्रेशराइज करके विल चेंज नहीं कराएगा, और उन्हें ना करना कितना आसान हो जाएगा कि मैं करना तो चाहती हूँ या चाहता हूं पर मुझे अलाउड नहीं है करना। राइट? तो बहुत जरूरी है आप जॉइंट विल क्रिएट करें जब आप जिंदा हैं, और उसमें ये कंडीशन डालें, इट विल बिकम इररिवोकेबल ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ अस। ठीक है सर। सर, इसके अलावा जो जीवित पति या पत्नी है, वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ ये कैसे सुनिश्चित करें कि मतलब क्या तरीका है जिससे बच्चों या फिर उनके जो बाकी के वारिस हैं वो उनकी विरासत में सही हक मिले उन्हें? सबसे पहले ओपन कम्युनिकेशन। पेरेंट्स की ये पायस ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है कि वो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के रिलेशन को स्पॉइल करने का कारण ना बने। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी फैमिली में कल्चर हो ओपन कम्युनिकेशन का। आप सीधे बात करिए। जैसे आपने डिसाइड करा कि मैं अपनी संपत्ति को अपनी मृत्यु के बाद, या हम दोनों अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को ऐसे बांटना चाहते हैं, तो आप एक फैमिली मीटिंग बुलाएं और खुलकर बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अगर बताना चाहें तो ये भी बताएं। और किसी का कोई सुझाव हो, वर्ड आपत्ति मत यूज करें, किसी का कोई सुझाव हो तो मुझे अभी बताइए, नहीं तो मैं ये करने जा रहा। अब लोगों के सुझाव के रूप में उनकी ख्वाहिशें या अरमान निकल के आएंगे। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो आप मान पाओगे, कुछ आप नहीं मान पाओगे। जो मान सकते हो उसको इनकॉर्पोरेट कर लो, बाकी को कहो कि मैं नहीं कर पाऊं। अब क्योंकि ये आपकी मुंह से निकली हैं बातें, इसकी एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। अगर उन पर सरप्राइज की तरह जाता ये डिसीजन, तो इसकी एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते। अभी भी गारंटी नहीं है एक्सेप्टेंस होगी, पर चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि पेरेंट्स खुद बोल के जा रहे हैं हम ऐसा चाहते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे पेरेंट्स बार बार एक चीज बोलते हैं कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को बराबर बांट के जाएंगे, है ना, हम इक्वली देके जाएंगे। मेरा क्वेश्चन हमेशा पेरेंट्स से ये होता है, इज इक्वल फेयर? क्या बराबर देना न्याय संगत है या नहीं? क्या आपके दोनों बच्चे एक से? क्या वो सेम लाइफ स्टेज पे हैं? क्या उनकी सेम पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं? क्या उनकी आर्थिक स्थिति सेम है? क्या उनकी पैसे को मैनेज करने की क्षमता सेम है? क्या आपने उन दोनों पे बराबर पैसे खर्च करे आज तक? अगर इसका आंसर ना है तो आप संपत्ति बराबर कैसे देके जा सकते हो? राइट? आप सोचिए, इक्वल इज सेल्डम फेयर। इनहेरिटेंस प्लानिंग में इक्वल फेयर नहीं होता। अब मैं इसको उल्टा करके आपको बताता हूं एक बात जी। आपका एक बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है और दूसरा स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, आप क्या करेंगे? जो स्ट्रगल कर रहा है उसको ज्यादा संपत्ति देके जाओगे, जो अच्छा कर रहा है उसे कम देके जाओगे। पर ऐसा कर कर आर यू नॉट पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर? जिस बच्चे ने बचपन से आपकी सुनी, सब काम ठीक ठाक किया, है ना, डिसिप्लिन से रहा और सक्सेसफुल हो गया, उसको सजा मिल रही है, और जिसने कुछ नहीं किया उसको आप इनाम देके जा रहे हो। आर यू फेयर? प्रॉब्लम क्या है पेरेंट्स के लिए? यू हैव टू बी फेयर एंड अपीयर टू बी फेयर। आपको फेयर होना भी और लगना भी चाहिए सामने वाले को कि आप फेयर हो। और इसी वजह से वो जो फैमिली मीटिंग है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप दुनिया में कैसा भी कागज बना जाओ, विल बना लो और कागज बना लो, अगर बच्चों में समझौता नहीं है तो चैलेंज का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर आपकी वजह से आपके बच्चों में लड़ाई होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जो भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, वो स्पॉइल हो जाता है आपकी संपत्ति की वजह से, और वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है जो उनका रिश्ता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जो समय इन बच्चों को लगाना था अपनी संपत्ति बनाने में,
ये आपकी संपत्ति के झगड़े में वो समय बर्बाद कर देंगे। तो ये वो नहीं बन पाते जो ये बन सकते थे। और इसका कारण कौन है? इसका कारण आप हो, क्योंकि आप वो नहीं करके गए जो आपको करके जाना था। वो क्या करके जाना था? समझौता। आपको एग्रीमेंट क्रिएट करा के जाना है इस दुनिया से जाने से पहले। और किस दिन एग्रीमेंट क्रिएट कराना है ये? व्हेन द बेस्ट टाइम टू डू इट? टुडे। जैसे आप अपनी डेट ऑफ डेथ नहीं लिख सकते, ऐसे ऐसे किसी को पता ही नहीं है कि मृत्यु कब होने वाली है। जी। तो इंतजार ना करिए। अगर आप पे संपत्ति है, आपके पास बच्चे हैं, तो एज अ कपल डिसाइड करिए कि हम दोनों अपने बाद क्या करना चाहते हैं, और इसका एग्रीमेंट फैमिली में क्रिएट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो मतलब जो भी आप कागजी कार्यवाही करेंगे उससे पहले अपनी फैमिली में कम्युनिकेशन बिठाइए पहले से, ताकि बच्चे भी इन्फॉर्म्ड हो, आपको भी संतुष्टि हो कि हाँ ये मैं करने वाला हूँ, मेरे बच्चे भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ एक कॉलर्स के सवाल और लेते हैं। राखी बिष्ट ने सवाल भेजा है नैनीताल से। कह रही है, हम पति पत्नी मिलकर एक फैमिली बिजनेस चलाते हैं, अगर हम में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो हम ये कैसे एश्योर कर सकते हैं कि जीवित पति या पत्नी परिवार बढ़ने के बाद भी बिजनेस को मैनेज कर सकता है, इस काम में किसी का दखल ना हो? सर ये जो सवाल है ये थोड़ा सा घर, अगर मैं कह लूँ, कई बार तो लोग सबसे ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी को घर के उसमें देखते हैं, रहने वाला जो घर है, इसके अलावा जो और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ले रखी हैं। सर बिजनेस की जब बात आती है सर, उसमें किस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलें? तो हम एक प्राइवेट फैमिली बिजनेस ट्रस्ट बना देते हैं। एक बिजनेस ट्रस्ट बनाते हैं ऐसे कपल्स के लिए, जिसमें बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप बिजनेस की ट्रस्ट पे। और ट्रस्ट के ओनर्स कौन है? ये कपल। इसमें हम सबसे बढ़िया चीज क्या कर सकते हैं? हम मैनेजमेंट और ओनरशिप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ओनर तो मेरा स्पाउस ही रहेगा, पर चलाने वाला बिजनेस को कोई और हो सकता है, और चलाने वाले को अपॉइंट या डिसमिस करने की पावर ट्रस्ट के ट्रस्टीज पे। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं बिजनेस ट्रस्ट में। इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि हम दोनों के बाद किसको बिजनेस मिलेगा चलाने के लिए, और किसको बिजनेस का के फ्रूट्स मिलेंगे, ये मैं निश्चित कर सकता हूं आज की डेट। किन शर्तों पे बिजनेस चलेगा, क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, डिविडेंड पॉलिसी कैसे डिसाइड होगी, वोटिंग राइट्स किसके पास होंगे, ये सारी चीजें मैं एक बिजनेस ट्रस्ट में डाल सकता हूं। और मैं इंश्योर कर सकता हूं मेरे बाद भी ये बिजनेस सुरक्षित रूप से चलता रहे, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज का मेन एसेट ही उनका बिजनेस है। क्योंकि बाकी जितने एसेट बने किसकी वजह से बने? बिजनेस की वजह से मिले। तो इस बिजनेस को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है उनके लिए। बिजनेस चलता रहेगा तो एसेट्स तो बनते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है आप एक बिजनेस ट्रस्ट बनाएं, और इस बिजनेस को उसमें ट्रांसफर कर कर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस सिचुएशंस के हिसाब से बनाएं, जिससे कि आप इंश्योर करें कि बिजनेस आपके में से किसी एक के या दोनों के जाने के बाद ठीक तरीके से प्रोफेशनली आपकी फैमिली के बेनिफिट के लिए चलता रहे। ठीक है सर। इसके अलावा आगे चंडीगढ़ से सवाल आया है। प्रियांशी भल्ला पूछ रही हैं, मेरी शादी हो गई है, हमने बच्चे पैदा ना करने का फैसला किया है, जो कि अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था, लेकिन हम अपने भतीजे और भतीजियों के बहुत करीब हैं। हम ये कैसे एश्योर कर सकते हैं कि जीवित रहने तक पति या पत्नी की संपत्ति सेफ रहे, इसके बाद अगली पीढ़ी के लिए ट्रांसफर हो जाए? आप लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट बनाकर ये संपत्ति उसमें ट्रांसफर करिए, जिसमें पति और पत्नी आप दोनों ही उसके बेनिफिशियरी, ट्रस्टी और सेटलर हैं। आप दोनों के बाद जो जीवित रहेगा वो सोल बेनिफिशियरी रह जाएगा, और आप दोनों के बाद जो आपके नीस और नेफ्यू आप जिनको देना चाहते हैं, भतीजा भतीजी, उनको उसके बेनिफिशियरी बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन करा दीजिए ट्रस्टी से। इसके सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये चैलेंज नहीं हो सकता, ये किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने जीवित रहते ही ट्रांसफर कर दिया। या आप में से दोनों में जो सर्वाइवर है उसकी सुरक्षा देगा, और उसके बाद इंश्योर करेगा पीसफुली पैसा आपकी अगली पीढ़ी को, जिनको आप देना चाहते हैं अपने भतीजा भतीजी को, उनको चला जाए। ठीक है सर। सर इसके अलावा जीवित पति या पत्नी के लिए बैंक ट्रस्टी या को ट्रस्टी जैसे वित्तीय और कानूनी सुरक्षा उपायों के जरिए संपत्ति का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? तो बहुत बार
प्रॉब्लम क्या होती है, फाइनेंशियली सेवी नहीं होता स्पाउस, राइट। तो हस्बैंड है वो पैसों की देखभाल करता है, वाइफ ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज कम है। ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि अपनी वाइफ के अलावा एक कॉर्पोरेट ट्रस्टी अपॉइंट कर दीजिए, प्रोफेशनल ट्रस्टी, जो इस संपत्ति के मैनेजमेंट में हेल्प करे। ओनरशिप आपके स्पाउस की है, और मैनेजमेंट में हेल्प करने के लिए आपने उनको एक ट्रस्टी अपॉइंट किया है, जिसको आप कुछ सैलरी या इनकम दे सकते हैं इस ट्रबल के लिए कि वो आपके ट्रस्ट को मैनेज कर रहे हैं। इसको कहते हैं बैंक ट्रस्टी, कॉर्पोरेट ट्रस्टी या प्रोफेशनल ट्रस्टी। और प्रोफेशनल ट्रस्टीज इंडिया में बहुत आराम से मिल जाते हैं, वो एक अपनी फीस चार्ज करते हैं टू मैनेज द ट्रस्ट। इसका दूसरा फायदा क्या होता है, एक प्रोफेशनल एक आउटसाइडर है, उसका इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट। उसका खाली काम क्या है कि मुझे ट्रस्ट ठीक से चलानी है, तो वो अनबायस्ड वे से काम कर सकता है। तो इन कारणों से लोग प्रोफेशनल ट्रस्टीज की तरफ जाते हैं, पर ये एक कॉस्टली अफेयर है, उसकी एक कॉस्ट आती है, इस वजह से बहुत सारे लोग इनको अवॉइड करते हैं और फैमिली मेंबर्स को भी यूज करते हैं। तो ये आपका पर्सनल राय है कि आप वो पैसा खर्च करना चाहते हैं एक बैंक ट्रस्टी या कॉर्पोरेट ट्रस्टी पे, या अपनी फैमिली मेंबर्स को ही इस काम के लिए यूज करना चाहते हैं। ठीक है सर। सर ऐसे हालात में जहाँ पति पूरे फाइनेंस को मैनेज करता है, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, जो कि आपने पहले भी कहा कि अगर पत्नी पूरी तरह फाइनेंशियली उन पे ही डिपेंडेंट है, तो उसके बाद इस पूरी जिम्मेदारी को उनकी पत्नी संभाले, इसके लिए वो किस तरीके से तैयार हैं कि जो पूरी जो है फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो मेरी पत्नी संभालेगी मेरे जाने के बाद? तो बहुत जरूरी है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में अपने स्पाउस को इन्वॉल्व करें। आप एक जॉइंट अकाउंट खोलें और उनको कहें कि आप इसे ऑपरेट करो। आप उनको बेनिफिशियरी ऐड करना, पेमेंट करना, जो बेसिक बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस है वो सिखाएं, जिससे कि आपके बाद अगर ट्रस्ट भी बनाई है मैंने, ट्रस्ट का बैंक अकाउंट तो चलाना पड़ेगा ना, तो उन्हें वो कम से कम अकाउंटिंग तो आए, राइट, अकाउंट ऑपरेट करना है। उनको वेरियस इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कैसे करा जाता है और उसमें किसमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, ये सब बेसिक जानकारी। तो आपको फाइनेंशियल डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर आप उनको सिखाना चाहते हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कितनी भी संपत्ति छोड़ जाओ अपनी नेक्स्ट जनरेशन या अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए, अगर उनको पैसे मैनेज करने नहीं आते ना, तो कैसे भी स्ट्रक्चर में आप छोड़िए, आखिर में ये बर्बाद ही होने वाला। तो मेरे से पूछिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए एस्टेट प्लानिंग का? इन्वॉल्व योर स्पाउस इन फाइनेंशियल डिसीजन। आप अपने स्पाउस को फाइनेंशियली समर्थ बनाएं कि वो ये फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए, उनकी फाइनेंशियल स्किल्स बेटर हो पाए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं इनहेरिटेंस प्लानिंग की तरफ। ठीक है सर। मतलब सबसे पहले अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करें, फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएं, ताकि वो खुद अपने वित्तीय डिसीजंस ले पाएं, उनको लेने के लिए समर्थ हो। सर जो कपल कोर्ट कचहरी के चक्करों और प्रोबेट के झंझट से बचना चाहते हैं या टैक्स देनदारियों को कम करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरीके की इनहेरिटेंस प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जो लाइफ पार्टनर है उसकी संपत्तियों को सुचारू और टैक्स एफिशिएंट के साथ जो है ट्रांसफर करने में मदद मिल सके? इसका जो बेसिक तरीका है वो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट ही है। आपको प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनानी है, उसमें जीवित रहते हुए ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रस्ट में ट्रांसफर्ड है वो डेथ के बाद दोबारा ट्रांसफर नहीं रहेगी, वो ट्रस्ट के नाम ही रहेगी, ट्रस्ट के ओनर बदलते रहेंगे। तो आपके स्पाउस के लिए इसको लेना बिना कानूनी अड़चनों के बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट डीड से ही वो मालिक बन जाएंगे इस प्रॉपर्टी के, इस इन एसेट्स, राइट। और ये टैक्स एफिशिएंट भी है और इसमें कंट्रोल भी 100% आपके स्पाउस पे आता है विदाउट चांस ऑफ चैलेंज। कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता इसको। चलिए ठीक है सर। सर हमारी पूरी चर्चा हुई और मुझे लग रहा है काफ़ी एंगेजिंग ये टॉपिक था, क्योंकि हर किसी की फैमिली है, हर किसी की कुछ ना कुछ संपत्ति भी है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसको मैनेज करना, उसको प्लान करना प्रॉपर तरीके से अपने रहते हुए और अपने जाने के बाद, ये हर किसी की एक चिंता बनी रहती है। तो वो जो है उनकी ये जो चिंता है, अगर वो इस शो को देख लेंगे तो तमाम चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। सर आखिर में एक रैप अप क्वेश्चन मेरा कि अगर किसी ने अभी तक एस्टेट प्लानिंग शुरू ही नहीं की है तो आपके हिसाब से उन्हें पहला स्टेप कौन सा उठाना चाहिए? सबसे पहले लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनाएं।
मैं क्या ओन करता हूं, मेरी क्या देनदारी, हम्म, फिर तय करें अगर मैं नहीं रहूं तो क्या होगा, हम दोनों नहीं रहे तो क्या होना चाहिए, हम्म, किसको क्या मिलेगा, राइट। तीसरा, अगर जिसको मैं देना चाहूं वो भी नहीं रहे तो क्या होगा, तो बेनिफिशियरी चूज करना है, सक्सेसर बेनिफिशियरी चूज करना है। चौथा, अगर हम दोनों शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए तो हम अपनी एसेट्स का कंट्रोल दूसरे को कैसे देके जाएंगे जिससे कि वो हमारी देखभाल कर सके, राइट। तो इनकैपिटेशन प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट प्लानिंग, राइट। और इसके लिए आप प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह यूज कर आप वो स्टेप्स ले सकते हो कि आपके बाद आपकी संपत्ति आसानी से ट्रांसफर हो जाए, आप इनकैपिटेटेड हो तो कोई इस पे अधिकार करके उसको यूज कर पाए आपके बेनिफिट के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम सवालों के इतने सिंपल वे में और इतने स्मार्ट वे में दोनों तरीके से जवाब देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि किस तरीके से किसी के लिए भी, चाहे लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उनके लिए एस्टेट प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सर थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज के शो में आपने समझा क्यों ज़रूरी है एस्टेट प्लानिंग। परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बिना योजना के विवाद हो सकते हैं, प्लानिंग से तय होता है किसे क्या मिलेगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, सेफ होता है, टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है, बीमारी में फैसले लेने की सुविधा मिलती है, मृत्यु के बाद संपत्ति बर्बाद नहीं होती है, संपत्ति का बंटवारा आसानी से भी हो जाता है अगर आप ठीक से एस्टेट प्लानिंग करके चलेंगे। चलिए, तो विरासत की प्लानिंग सिर्फ संपत्ति बांटने की बात नहीं है, ये जीवन साथी की सुरक्षा और परिवार की स्टेबिलिटी का वादा है। अगर पति पत्नी मिलकर एस्टेट प्लानिंग करेंगे तो तब क्या होगा जैसी आशंका ही खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप ये शो देखना चाहते हैं, तब क्या होगा, और किस टॉपिक पर आप चर्चा देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।